गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने बोला था कि मैं बताती हूँ कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है हम लोगों को, है ना। तो हम रिग्रेशन ही स्टार्ट करेंगे। मैथ्स 2 का नेक्स्ट टॉपिक रिग्रेशन। दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट नाउ। चैप्टर बहुत मतलब कैलकुलेशन बेस्ड है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस है इसमें, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, इन बिटवीन मैं तुम लोगों को लॉग का भी यूज सिखाऊंगी, कैसे यूज करते हैं लॉग वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मतलब सॉरी, कैलकुलेशन के लिए लॉग कैसे यूज करते हैं वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगी। तो अभी फिलहाल कोरिलेशन का जो एक बेसिक है वो पहले मैं तुम लोगों को सिखाने वाली हूँ। कोरिलेशन बेसिकली क्या है, ओके, बिकॉज रिग्रेशन कोरिलेशन का एक्सटेंशन है। तो फिर तुम लोगों ने 11th में कोरिलेशन सीखा होगा, तो यू शुड नो व्हाट इज दिस कोरिलेशन। ओके, कोरिलेशन क्या है, ये चीज तुम लोगों को बेसिक पता होना चाहिए कि क्या होता है कोरिलेशन। ओके, चलो, सो पहले मैं कोरिलेशन का बेसिक बताती हूँ, देन वी विल मूव टू रिग्रेशन। ओके, लास्ट ईयर फुल नहीं सिखाया मीराज में। अच्छा, ओके ओके ओके। तुम लोग यहाँ पे नहीं थे क्या, मतलब अमृता तुम यहाँ पे नहीं थी, एकत्व में नहीं थी लास्ट ईयर, अभी इस साल ज्वाइन किया है। अच्छा, ओके ओके ओके। ओके, सो देखो, जरूरत तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन सीखना क्यों है रिग्रेशन ये पता चल जाएगा तुम लोगों को, इसलिए मैं सिखा रही हूँ। ठीक है, रिग्रेशन सीखना क्यों है वो चीज तुम लोगों को पता चल जाएगी। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक। मतलब पूरा कैलकुलेशन वगैरह वो सब नहीं करने वाले हम लोग। ओके, पूरा कैलकुलेशन पार्ट, फॉर्मूला वगैरह, कोरिलेशन के वो सब नहीं देखने वाले हम लोग। हम लोग सिर्फ जनरल कोरिलेशन होता क्या है वो सिर्फ मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, ओके। सो कोरिलेशन, एक एक जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, गिव मी। हाँ, तो कोरिलेशन बेसिकली क्या है, तो एक चीज चेंज हो गई तो दूसरी भी उसकी करस्पॉन्डिंग चीज चेंज होगी। मतलब क्या है, changes in one thing are reflected in changes in other thing. ओके, मतलब जैसे कि वेरी सिंपल एग्जांपल, जैसे कि मान के चलो, लेट्स से नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट स्टडी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स होंगे उतने उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, है ना, उतने उसको मार्क्स अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ आवर्स पे, नंबर ऑफ आवर्स जैसे ही चेंज होंगे वो किस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे, यस, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, टेल मी, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस, कार्तिक चेक करो जरा तुम्हारे तरफ, क्योंकि सभी को सुनाई दे रही है आवाज। ओके, तुम्हारी तरफ चेक करो। ओके, सो नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट स्टडिंग एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, तो नंबर ऑफ आवर्स अगर चेंज हो गए तो मार्क्स ऑब्टेन्ड भी चेंज हो जाएगा। मतलब एक चीज तुम लोग चेंज कर रहे हो तो उसकी करस्पॉन्डिंग, उसकी डिपेंडिंग, उस पर डिपेंड करने वाली दूसरी चीज भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, उस पर डिपेंड करने वाली दूसरी चीज भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लाइकवाइज, सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ले रहे हो टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे मान के चलो सेल्स ऑफ एसीज बढ़ जाएंगे, है ना। टेम्परेचर जैसे चेंज होगा वैसे सेल्स ऑफ एसीज भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ओके, मान के चलो इनकम कांस्टेंट है, हम लोगों ने एक्सपेंडिचर चेंज किया, एक्सपेंडिचर मान के चलो चेंज किया, सॉरी, एक्सपेंडिचर चेंज किया, तो उसके हिसाब से सेविंग भी चेंज हो जाएगी, कीपिंग इनकम कांस्टेंट, है ना, सेविंग भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, देखो जरा, अगर नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट स्टडिंग इंक्रीज हो गया तो उसको मिलने वाले मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे।
है ना। नंबर ऑफ आवर्स जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो अगर कम किया तो उसको मिलने वाले मार्क्स भी कम हो जाएंगे, है ना। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एसी के सेल्स भी बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर घट रहा है तो एसी के सेल्स भी घट जाएंगे, है ना। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यस, यहाँ पे क्या सीन है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर अगर बढ़ गया तो सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सपेंडिचर अगर कम हो गया तो सेविंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या फर्क है। अब ऊपर वाले दो क्वेश्चंस में, ऊपर वाले दो एग्जांपल्स में और इस एग्जांपल में क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले दो एग्जांपल्स में तुम्हारी एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी कम हो रही है, दूसरी भी कम हो रही है ना। यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी कम हो रही है, दूसरी भी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, ये बढ़ रहा है लेकिन ये करस्पॉन्डिंगली कम हो रहा है, एंड ये कम हो रहा है तो ये करस्पॉन्डिंगली बढ़ रहा है। सीखा था ऐसा कुछ, कुछ तो याद आ रहा है। यस, 11th स्टैंडर्ड का कुछ याद आ रहा है। यस, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, किसी को याद है, कोई बताएगा मुझे ये क्या चीज है। यस, हु कैन टेल मी। पहले दो केसेस किस चीज के एग्जांपल्स हैं, लास्ट केस किस चीज का एग्जांपल है, हु कैन टेल मी। यस, हु कैन टेल मी। इनवर्स प्रोपोर्शनल मत बोलो, प्रॉपर कुछ तो वर्ड तुम लोगों को याद होगा कोरिलेशन का। वेरी गुड, यस, वेरी गुड, दिस इज व्हाट पॉजिटिव कोरिलेशन, and this is what, this is negative correlation, ये बोलते हैं इसको हम लोग। पहले दो एग्जांपल्स किस चीज के हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन के, एंड लास्ट वाला जो एग्जांपल है वो किस चीज का था, नेगेटिव कोरिलेशन का। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव कोरिलेशन का। मान के चलो कोई कंस्ट्रक्शन चालू है, ओके, कोई कंस्ट्रक्शन चालू है और कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ओके, सो नंबर ऑफ वर्कर्स and let's say number of days required to finish the work, तो क्या हो रहा है फिर। यस, लेट्स लुक एट इट। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा है तो कम डेज में काम खत्म होगा, है ना। देखो सीधी सी बात है, 10 लोग एक बिल्डिंग का काम कर रहे हैं तो मान के चलो उन्हें 10 लोगों ने वो एक बिल्डिंग मान के चलो कुछ तो 20 दिनों में कंप्लीट कर दी, लेकिन अगर मैंने नंबर ऑफ पीपल कम कर दिए तो ज्यादा दिन लगेंगे ना, मे बी मान के चलो 40 डेज लग सकते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ाए तो वो बिल्डिंग 10 दिन में ही खत्म हो जाएगी बना के, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हम लोग बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हम घटा रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है ना। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, नेगेटिव कोरिलेशन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, नेगेटिव कोरिलेशन। यस, तो ये लास्ट ईयर था हम लोगों को, क्या था, कोरिलेशन, और उसके दो टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, दो चीजें हम लोगों ने देखी थी। हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस करते थे, इफ यू रिमेम्बर, है ना। हम लोग क्या करते थे, कोरिलेशन एनालिसिस करते थे। कोरिलेशन एनालिसिस करना मतलब, यस, पता है कोरिलेशन एनालिसिस करना मतलब हम क्या करते थे एग्जैक्टली हम उसका टाइप ढूंढते थे एंड हम उसकी स्ट्रेंथ ढूंढते थे। बहुत सारे कैलकुलेशंस होंगे तुम लोगों को, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, ऐसे कुछ कुछ कैलकुलेशंस तुम लोगों को रहेंगे जहां पे तुम लोगों को कुछ वैल्यू मिलता होगा। तो वैल्यू क्या बताता है, वैल्यू बताता है स्ट्रेंथ। ओके, वो जो वैल्यू है ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, वो क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। एंड वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो क्या बताता है हमें, टाइप बताता है। मतलब क्या है, देखो हम लोगों ने कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, कोरिलेशन ढूंढने के लिए कितना कोरिलेटेड है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया था। क्या किया था हम लोगों ने, कोरिलेशन
कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया था, है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया था। एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट में यस, अगर वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर अगर वो पॉजिटिव होगा तो हम लोग उसको बोलते थे पॉजिटिव कोरिलेशन। अपूर्वा यू आर बैक। एंड निगेटिव होगा आर का वैल्यू तो हम उसको बोलते थे निगेटिव कोरिलेशन, है ना, निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो अगर आर पॉजिटिव होगा तो इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर आर निगेटिव होगा तो इट इज व्हाट, निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और आर का जो वैल्यू होता था, वैल्यू ऑफ आर हमें क्या बताता है, वैल्यू ऑफ आर यूज्ड टू टेल अस स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बताता है। अगर वैल्यू ऑफ आर, पता है ये चीज, वैल्यू ऑफ आर अगर तुम्हारा बिलो 0.3 रहा, बिलो 0.3 रहा तो इट इज वीक कोरिलेशन। वैल्यू ऑफ आर अगर 0.3 टू 0.8 रहा तो इट इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, मॉडरेट कोरिलेशन। और अगर वैल्यू ऑफ आर अगर ग्रेटर देन 0.8 रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम नाम सुना है, था लास्ट ईयर स्कैटर डायग्राम? यस, स्कैटर डायग्राम जैसी चीज कुछ थी लास्ट ईयर? याद है किसी को? कुछ भी याद नहीं, पूरा मेमोरी इरेज हो गया है हमारा, है ना। स्कैटर डायग्राम जैसी चीज थी क्या लास्ट ईयर कुछ? यस, नहीं था कुछ स्कैटर डायग्राम वगैरह? कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट था लास्ट ईयर? कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट था लास्ट ईयर? यस, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे मेथड्स है जिसके हेल्प से तुम लोगों को क्या मिलता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलता है। ठीक है, सो यस, मुझे इसका पॉजिटिव कोरिलेशन का तुम लोग इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दे सकते हो कुछ? यस, इकोनॉमिक्स में तुम्हारे एग्जांपल है पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन का, कौन सा एग्जांपल है, हु कैन टेल मी? यस, पॉजिटिव कोरिलेशन का एंड नेगेटिव कोरिलेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है इकोनॉमिक्स में, कौन सा एग्जांपल है बता पाओगे? एनीवन, कैन एनीवन टेल मी? यस, वेरी गुड। डिमांड एंड, तुम्हारा पॉजिटिव कोरिलेशन जो है ना, पॉजिटिव कोरिलेशन का अपने पास बढ़िया एग्जांपल है प्राइस एंड सप्लाई। नेगेटिव कोरिलेशन का भी हमारे पास बढ़िया एग्जांपल है प्राइस एंड डिमांड। यू कैन से डिमांड एंड सप्लाई, वो भी नेगेटिव का ही एग्जांपल आएगा। डिमांड एंड सप्लाई वो भी नेगेटिव का ही एग्जांपल आएगा। तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, यस, सप्लाई इंक्रीज होगा। ओके, तो ये जो चीज है ना, ये थोड़ा अभी तुम लोग इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ लेना। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू द hint that you can work on this, you can think on this. Okay, you can relate your correlation coefficient with your this thing, अपना इकोनॉमिक्स। ओके, उसके साथ तुम लोग रिलेट कर सकते हो। सो प्राइस एंड सप्लाई इज व्हाट, योर पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड योर प्राइस, डिमांड एंड प्राइस इज व्हाट, योर नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, सो नेगेटिव कोरिलेशन का मीनिंग क्या है, एक चीज बढ़ गई दूसरी कम हो रही है, एंड अगर पहली चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये उसका मतलब है। तो काफी सारे रिविजन हम लोगों ने कर लिए कोरिलेशन की। ओके, अब देखो, सो कोरिलेशन एनालिसिस मतलब हम लोग क्या करते थे पता है? कोरिलेशन एनालिसिस मतलब हम लोग क्या करते थे, यस, उसका स्ट्रेंथ टाइप, स्ट्रेंथ एंड टाइप दोनों ढूंढते थे। ओके, उसका स्ट्रेंथ एंड टाइप दोनों ढूंढते थे, और उसमें काफी सारे अलग अलग मेथड्स हम लोगों ने सीखे थे। पहला था स्कैटर डायग्राम, दूसरा था कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट था, हाँ, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट था लास्ट ईयर। यस, लास्ट ईयर था स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, टेल मी, या फिर सिर्फ दो थे, या फिर सिर्फ दो थे?
ओके, स्कैटर डायग्राम एंड कार्ल पियर्सन होगा मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि वो 12th का टॉपिक था ना, तो इसलिए 11th में शिफ्ट करने की वजह से उन लोगों ने वो थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाया होगा। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। सो काफी सारी चीजें हम लोगों ने रिवाइज कर ली। अब देखो, कोरिलेशन और रिग्रेशन, फर्क क्या है? कोरिलेशन मतलब हम लोग सिर्फ वो कैसे रिलेटेड है वो फाइंड आउट करते हैं। मतलब पहला वेरिएबल, जैसे कि मान के चलो नंबर ऑफ आवर्स, एंड दूसरा वेरिएबल मान के चलो मार्क्स। तो नंबर ऑफ आवर्स एंड मार्क्स कैसे रिलेटेड है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने बोला लेट्स से नंबर ऑफ आवर्स एंड मार्क्स, इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है मार्क्स, इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है मान के चलो 0.7, ये उनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? यस, ये 70% एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब 70%। मुझे एक बात बताओ, कौन चेंज हो रहा है किसकी वजह से? मार्क्स चेंज हो रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स की वजह से, है ना? मार्क्स चेंज हो रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स की वजह से, है ना? या फिर नंबर ऑफ आवर्स चेंज हो रहे हैं मार्क्स की वजह से? नो, नंबर ऑफ आवर्स पहले चेंज होंगे फिर मार्क्स चेंज होंगे, है ना? मतलब कौन डिपेंडेंट है? मार्क्स डिपेंडेंट है। कौन इंडिपेंडेंट है? ये इंडिपेंडेंट है ना? मार्क्स चेंज होंगे किसकी वजह से? नंबर ऑफ आवर्स की वजह से। ओके, तो मार्क्स क्या हो गए? डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंडेंट है। ओके, तो अगर मैंने बोला इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.7 है, इसका मतलब क्या होता है? 70% changes in marks is because of what? Number of hours. 70% changes in marks is because of what? Number of hours. Remaining 30% किसकी वजह से होगा? Remaining 30% बाकी चीजें होंगी। तुम खुद कितना याद रख रहे हो, तुम्हारा हेल्थ उस टाइम पे सही है क्या, फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन उस टाइम पे सही है क्या, वो बाकी चीज 30% में आएगी। लेकिन 70% चेंजेस इन मार्क्स आर ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ आवर्स। आर ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ आवर्स। देखो ध्यान से सुनो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को एनालाइज कैसे करते हैं। 70%, 0.7 कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या हो गया? 70% मार्क्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? नंबर ऑफ आवर्स की वजह से आ रहे हैं, है ना? तो रिमेनिंग 30% किसकी वजह से? वो बाकी अदर फैक्टर्स होंगे, लेकिन 70% कौन अफेक्ट कर रहा है उसको? नंबर ऑफ आवर्स अफेक्ट कर रहे हैं। सही है ना बात? समझ में आई ना? यस। अब जैसे ही सपोज मान के चलो मैंने बोला यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स and number of days to complete the work. Number of workers and number of days required to complete the work. मान के चलो इसका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है that is -0.8, that is -0.8। अब देखो, ये मैंने पॉजिटिव लिखा था, ये मैंने नेगेटिव लिखा था, ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज इंक्रीज हो गई तो ये डिक्रीज हो रही है, ये चीज डिक्रीज हो गई तो ये इंक्रीज हो रही है ना? यहाँ पे ये चीज इंक्रीज हो गई तो ये इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो गई तो ये डिक्रीज हो रही है ना? तो 70% इंक्रीज इन मार्क्स इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, या फिर 70% डिक्रीज इन मार्क्स इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये अगर इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये अगर डिक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज हो रहा है। अभी -0.8 का मीनिंग क्या है? 80% चेंजेस इन डेज is because of what? Number of workers. 80% changes in days is because of change in number of workers. Remaining 20% कुछ भी हो सकता है। Remaining 20% क्या हो सकता है? वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है ना? वर्कर आलस तो नहीं कर रहे, वो सारी चीजों पे बाकी के 20% डिपेंड करेगा। समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? ओके, एक मिनट।
Okay. Positive correlation has direct relation and negative has indirect. हाँ, you can call it, but direct and inverse बोल सकते हो indirect से अच्छा. Okay. डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन, ये थोड़ा सा प्रॉपर वर्ड हो जाएगा उसके लिए. ठीक है, इनडायरेक्ट का मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है. समझ में आई बात? ओके, उसको डायरेक्ट कोरिलेट, डायरेक्ट एंड इनवर्स ऐसा बोल सकते हो. ठीक है, सो समझ में आया मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, मैंने तुम लोगों को क्या क्या एक्सप्लेन किया, कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है. उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है. उसके बाद मैंने ये बताया कि कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं, मतलब बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, वो जो मेथड्स है हमारे पास, स्कैटर डायग्राम है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है, वो मेथड्स हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस के लिए यूज करते हैं. तो हम लोग उसमें एग्जैक्टली करते क्या है, हम उसमें टाइप ढूंढते हैं एंड स्ट्रेंथ ढूंढते हैं. वो वैल्यू मिलता है हमें, दैट वैल्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्ट्रेंथ. ओके, टाइप ढूंढते हैं मतलब टाइप ढूंढते हैं मतलब हम लोग क्या करते हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चीज ढूंढते हैं, है ना. एंड स्ट्रेंथ मतलब ये वैल्यूज, जैसे अगर उसका वैल्यू 0.3 से कम है तो हम लोग बोलेंगे वो वीक कोरिलेशन है, उसका वैल्यू अगर 0.3 एंड 0.8 के बीच में है तो हम लोग बोलेंगे मॉडरेट कोरिलेशन है, उसका वैल्यू अगर 0.8 से ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, एंड सो ऑन. ओके, तो इस तरीके से अभी आर जो है, कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ आर्स एंड मार्क्स. ओके, मैंने इसका भी सिग्निफिकेंस बताया कि ये क्या है, पॉजिटिव है. इसका मतलब अगर नंबर ऑफ आर्स इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आर्स डिक्रीज हो गए तो मतलब नंबर ऑफ मार्क्स भी डिक्रीज होंगे. 0.7 मतलब 70% चेंजेस इन मार्क्स इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ आर्स. ओके, नेक्स्ट. फिर हम लोगों ने ये देखा नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है. यस, अगर नंबर ऑफ डेज के चेंजेस किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स पे. नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा तो नंबर ऑफ डेज कम, नंबर ऑफ वर्कर्स कम तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा, है ना. सही बात है ना, समझ में आ रही चीज. यस, क्या है, समझ में आ रहा है. यस, ओके. उसके बाद हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला देखे थे, कुछ मेथड्स देखी थी. उसमें स्कैटर डायग्राम वाज वन मेथड, लेकिन स्कैटर डायग्राम ज्यादा फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ हमें ग्राफ देते हैं बहुत सारे, और वो ग्राफ में भी हम लोग वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाते आर का, है ना. तो इसलिए हम स्कैटर डायग्राम वाली मेथड जो है ना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते. हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूले, वो अभी इस साल भी यूज होंगे. ओके, अभी इस साल हमारे लिए यूजफुल है, क्या यूजफुल है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट. उन्होंने एक्चुअली ना ये गलती कर दी, उन्होंने ये इसी साल रखना चाहिए था, मतलब कोरिलेशन रिग्रेशन ये जो चैप्टर है ना इसी साल रखना चाहिए था. इसमें से टाइम सीरीज हटा देना चाहिए था, टाइम सीरीज बहुत बकवास है, टाइम सीरीज नहीं रखना चाहिए था. उन्होंने बस कोरिलेशन रिग्रेशन ही रखना चाहिए था. तो वो क्या होता है ना, नहीं तो फिर 11th में कुछ सीखा नहीं रहता है और फिर आ गए 12th में ऐसे ही, और फिर वो कोवेरियंस समझ में नहीं आता, मीन समझ में नहीं आता, कुछ नहीं, है ना. तो ये सीन हो जाता है. ओके, लेट इट बी. सो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओके, ये चीज हमारे पास है. तो ये क्या है, तो ये तुम्हें वैल्यू देगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, है ना, ये तुम्हें वैल्यू देगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का. तो इसका फॉर्मूला क्या है देखो, R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x सिग्मा y. अब तुम लोग बोलोगे हमें ये कुछ भी याद नहीं है, ये सिग्मा क्या है, ये कोवेरियंस क्या है, इसमें से हमें कुछ भी चीजें याद नहीं है. देखो ध्यान दो अभी, हाँ, अभी मैं बेसिक बेसिक चीजें सिखाने वाली हूँ. अगर तुम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे. ओके, फिर फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे, फिर फालतू का वो रटना पड़ेगा. वैसे तो रट जाते हैं फॉर्मूला, ऐसे कुछ उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन समझ लो थोड़ा फॉर्मूला को, थोड़ा अच्छा रहेगा. ठीक है, देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ. कोवेरियंस ऑफ x, y इज इक्वल टू summation xi minus x bar summation yi minus y bar upon n. कोवेरियंस का और एक फॉर्मूला है अपने पास, which is summation xi yi upon n minus summation x bar y bar. ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिग्मा x, उसका फॉर्मूला है summation xi
माइनस इसका बताती हूँ मैं अभी थोड़ी देर बाद ही बताती हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे है, क्या हुआ है इसके पीछे का हिस्ट्री. ओके एन देन इसका और एक फॉर्मूला है हमारे पास समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. ओके नेक्स्ट सिग्मा y है हमारे पास. व्हाट इज सिग्मा y? अंडर रूट ऑफ समेशन y i माइनस y बार स्क्वायर अपॉन n. इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या हो जाएगा समेशन y i स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार स्क्वायर. ओके लुक एट दिस नाउ. ये फॉर्मूला क्या बताते हैं? कोवेरियंस बेसिकली क्या बताता है? कोवेरियंस का मीनिंग है इट कोवेरियंस विल टेल यू joint variation between x and y. Joint variation between x and y. कोवेरियंस का मीनिंग क्या है? कोवेरी. को मतलब क्या होता है? टुगेदर. वेरी मतलब चेंज होना. एक साथ कैसे चेंज होता है वो? दैट इज कोवेरियंस. ओके कोवेरियंस मीन्स व्हाट? कोवेरियंस नाम में उसका मीनिंग छुपा हुआ है. कोवेरी है ना, एक साथ. को मतलब टुगेदर, वेरी मतलब चेंज होना, एक साथ चेंज होना. तो वो एक साथ कैसे चेंज होते हैं वो चीज हमें बताएगी कोवेरियंस. ओके सो दिस इज व्हाट जॉइंट वेरिएशन. जॉइंट वेरिएशन इन x and y. ओके तो इसका मतलब क्या हो गया? x एंड y एक साथ कैसे चेंज होते हैं? मान के चलो मैंने x को लिया नंबर ऑफ आवर्स, y को लिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ आवर्स मान के चलो 2 से चेंज हो गए, तो y कैसे चेंज होगा? नंबर ऑफ आवर्स मान के चलो 4 से चेंज हो गए, तो मार्क्स में कैसे वेरिएशन आएंगे? ये चीज तुम लोगों को क्या बता कौन कौन बताता है? कोवेरियंस बताता है. क्योंकि वो क्या बताता है? जॉइंट वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई. एक साथ एक्स एंड वाई कैसे चेंज हो रहे हैं वो कौन बताता है तुम लोगों को? कोवेरियंस. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड माय पॉइंट? यस. तो तुम लोग बोलोगे अरे भाई ये तो चीज कोवेरियंस बता ही देगा कि x में इतना चेंज हुआ, y में कितना हो रहा है, x बढ़ गया y घट गया, ये जो भी चीज है वो तो हमें कोवेरियंस बता रहा है. फिर क्या जरूरत है कोरिलेशन की? फिर क्या जरूरत है कोरिलेशन की? अगर मुझे कोवेरियंस ही जॉइंट वेरिएशन बता रहा है x एंड y का, तो मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है कोवेरियंस सॉरी कोरिलेशन की. जरूरत है. क्यों जरूरत है? देखो ध्यान दो यहाँ पे अभी. ठीक है मान के चलो x है तुम्हारा लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइट, y है तुम्हारा वेट. एक जनरल रिलेशन सबको पता है कि भाई जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसका वेट भी ज्यादा होता है. एक जनरल नॉर्मल इंसान अगर हमने कंसिडर किया एक जनरल, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वेट भी बढ़ता है ना. तो हाइट बढ़ेगी वेट भी बढ़ेगा. ठीक है तो इसका यूनिट क्या होगा? x इंटू वाई. हाइट किस में होती है? सपोज मान के चलो सेंटीमीटर्स में है और वेट तुम्हारा केजीज में है. तो x इंटू वाई इसका यूनिट, कोवेरियंस का यूनिट क्या रहेगा इस केस में? कोवेरियंस का यूनिट रहेगा सेंटीमीटर केजी. सेंटीमीटर केजी. चलो अभी मैंने बात की हाइट एंड वेट के कोरिलेशन की. सपोज अभी मैं बात कर रही हूँ नंबर ऑफ आवर्स एंड मार्क्स की. तो इसका कोवेरियंस का यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ आवर्स मतलब क्या हो गए? नंबर ऑफ आवर्स मतलब ये तो आवर्स हो गया इनटू मार्क्स. तो मुझे बताओ इसका कोवेरियंस मैंने फाइंड आउट किया, इसका यूनिट है आवर्स इनटू मार्क्स. इसका कोवेरियंस मैंने फाइंड आउट किया, इसका यूनिट है सेंटीमीटर इनटू केजी. क्या मैं दो अलग अलग यूनिट कंपेयर कर सकती हूँ? मैंने सपोज तुम लोगों को पूछा भाई 1 kg शुगर हेवी है या फिर 1 लीटर मिल्क हेवी है. यस सपोज मैंने बोला 1 ग्राम कुछ 1 kg तुम्हारा चावल हेवी है या फिर 1 तुम्हारा 1 सेंटीमीटर रोप हेवी है. कुछ पता नहीं चलेगा तुम लोगों को, है ना. क्यों? क्योंकि तुम लीटर के साथ केजी को कंपेयर कर रहे हो, सेंटीमीटर के साथ लीटर को कंपेयर कर रहे हो. कैसे चलेगा? नहीं चलेगा. ठीक है जिनको ये विजुअलाइजेशन ये समझ में आ रहा है ना भाई बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो.
ओके ये बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि शायद तुम्हारा ग्रास्पिंग है अच्छा, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा का चीज मैंने बताना जरूरी समझा। ठीक है, तो कोवेरियंस का यूनिट एंड एस कोवेरियंस का यूनिट, तुम दो अलग अलग क्वांटिटी जब भी कंपेयर कर रहे हो तो इनके यूनिट्स क्या हो रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं मुझे। यूनिट्स क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं मुझे। तो अलग अलग यूनिट है तो हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लीटर को केजी के साथ, केजी को मीटर के साथ कैसे कंपेयर करोगे, नहीं कंपेयर कर सकते, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने कोवेरियंस का आइडिया ड्रॉप आउट कर दिया। कोवेरियंस का आइडिया हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया कि भाई कोवेरियंस को कंपेयर करने के लिए तो यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो अलग अलग यूनिट दे रहा है मुझे, और अलग अलग यूनिट है तो हम कंपेयर कैसे करें, फिर हम सेंटीमीटर को लीटर के साथ कैसे कंपेयर करें, हम किलोमीटर को इसके केजी के साथ कैसे कंपेयर करें, है ना। तो इसलिए कोवेरियंस को भाई जॉइंट वेरिएशन तक ही रखो, उसको कोरिलेशन के साथ कंपेयर मत करो। ओके, कोवेरियंस को अपनी जगह पे रखो। ठीक है, सो कोवेरियंस हमें सिर्फ क्या बताएगा, जॉइंट वेरिएशन बताएगा। वो हमें दो चीजों को कंपेयर करना नहीं सिखाएगा। मतलब जैसे सपोज मुझे इनका वेरिएशन जानना है और इनका वेरिएशन जानना है, मैंने बोला टेम्परेचर एंड सेल्स में ज्यादा कोरिलेशन है या फिर नंबर ऑफ आवर्स एंड मार्क्स में ज्यादा कोरिलेशन है, यहाँ पे हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही लगेगा, कोवेरियंस हमारा काम नहीं देगा, क्योंकि ये तो डिग्री सेल्सियस है, ये रुपीज है, ये क्या है, आर्स है, ये मार्क्स है। कैसे कंपेयर करेंगे, हम नहीं कंपेयर कर सकते, है ना। तो दैट इज व्हाई कोवेरियंस भले ही हम लोगों को जॉइंट वेरिएशन बता रहा है, लेकिन कोवेरियंस हमें रिलेशन नहीं बता पाएगा। ओके, रिलेशन कोरिलेशन नहीं बता पाएगा, कौन ज्यादा कोरिलेटेड हमें नहीं बता पाएगा। समझ में आ रही बात, यस। वो दो वेरिएबल्स के बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन से दो वेरिएबल्स का, ये दो वेरिएबल्स के बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये दो वेरिएबल्स के बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हमें कोवेरियंस नहीं बताएगा। इसके लिए हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट की ही जरूरत पड़ेगी। ओके, सो भले ही ये कोवेरियंस जॉइंट वेरिएशन बताता है, लेकिन वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का काम नहीं कर सकता। Okay, so covariance means what? Basically, covariance means joint variation between x and y. Okay, दोनों x and y एक साथ कैसे चेंज हो रहे हैं, वो हम लोगों को कौन बताएगा, कोवेरियंस। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, xi माइनस एक्स बार yi माइनस y बार अपॉन n। कितने लोगों को समझ में आया रे, कोवेरियंस जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का काम क्यों नहीं कर सकता, कितने लोग हैं ऐसे जिनको समझ में आया, यस गुड, एक मिला, ओके गुड गुड, ओके गुड 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 गुड। ओके, फिर से एक बार बताती हूँ मैं, देखो हमारे पास x एंड y, मान के चलो मुझे नंबर ऑफ आवर्स एंड गुड गुड, काफी सारे लोगों को समझ में, बस दो तीन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। सी, दिस इज नॉट देयर इन सिलेबस, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, क्योंकि अगर अगर अपन थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे ना, तो हमें जब भी कोवेरियंस को तुम लोग समझोगे कि कोवेरियंस क्या होता है, जॉइंट वेरिएशन होता है, तो तुम्हें दिमाग में ये सवाल आना ही चाहिए, दिमाग में ये सवाल आना ही चाहिए कि भाई अगर कोवेरियंस मुझे जॉइंट वेरिएशन बताता है एक्स एंड वाई का, तो कोरिलेशन क्या करता है, फिर कोरिलेशन भी तो दो वेरिएबल्स को रिलेट करता है, फिर क्यों मैं कोरिलेशन तक गई, मेरा काम कोवेरियंस पे ही क्यों खत्म नहीं हुआ, इसलिए खत्म नहीं हुआ। देखो, नंबर ऑफ आवर्स एंड मार्क्स, कोवेरियंस के फॉर्मूला को देखोगे तो इट इज x इंटू वाई, मतलब जो तुम कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई फाइंड आउट करोगे उसका यूनिट क्या होगा, आवर्स एंड मार्क्स। एंड अगर मैंने x एंड y लिया टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ एसी, तो कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y क्या होगा, टेम्परेचर मींस व्हाट, डिग्री सेल्सियस, एंड सेल्स किस में, रुपीज में। तो क्या मैं आवर्स इंटू मार्क्स एंड डिग्री सेल्सियस इंटू रुपीज कंपेयर कर सकती हूँ, ये ऐसा है कोरिलेशन। मतलब मान के चलो कोई दो क्लोज सिस्टर्स है एंड कोई कजिन सिस्टर्स है,
तो क्लोज सिस्टर्स का बॉन्ड कितना है एंड कजिन सिस्टर्स का बॉन्ड कैसा है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नंबर ऑफ आर्स एंड मार्क्स का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर टेम्परेचर एंड सेल्स का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे समझना है। तो भाई ये तो नहीं आर्स इंटू मार्क्स, डिग्री सेल्सियस इंटू रुपीज, सेम प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे पास कंपैरिजन के लिए। लीटर केजी कैसे कंपेयर करूं मैं, किलोमीटर केजी कैसे कंपेयर करूं मैं, किलोमीटर डिग्री सेल्सियस कैसे कंपेयर करूं मैं? आई डोंट हैव सेम यूनिट्स, आई कांट कंपेयर। तुम लोग अगर मुझे पूछोगे 2 लीटर दूध का वजन ज्यादा है या फिर 3 लीटर दूध का वजन ज्यादा है, तो मैं फटाक से बोल दूंगी भाई 3 लीटर ज्यादा हेवी है। लेकिन तुम लोगों ने अगर मुझे पूछा 3 लीटर मिल्क एंड 2 मीटर रोप कौन ज्यादा हेवी है, बता पाएंगे हम लोग? डेफिनेटली नहीं बता पाएंगे। क्यों? उनके यूनिट्स अलग अलग है। तो इसका मतलब इनका बॉन्ड, इन दोनों में से किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये हम लोग नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इनके यूनिट्स सेम नहीं है, इसलिए। समझ में आई बात? ओके, तो दैट इज वाई हम लोग कोवेरिएंस पे रिलाय नहीं रहेंगे, हम किसकी तरफ जाएंगे? कोरिलेशन कोएफिशिएंट की तरफ जाएंगे। ओके, सो कोवेरिएंस सिर्फ हमें क्या बताता है? जॉइंट वेरिएशन बताता है। ठीक है, अब देखो, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या काम है, देखो जरा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या काम है। लुक एट दिस। अब देखो, सबसे पहले डेविएशन समझो, समझो सबसे पहले डेविएशन समझो, क्या होता है डेविएशन। एक्सआई के वैल्यूज है मान के चलो हमारे पास, एक्सआई मतलब डेटा, कुछ भी डेटा है, जैसे कि मान के चलो टेम्परेचर है सपोज, ठीक है, सपोज मैंने टेम्परेचर्स को कलेक्ट किया, टेम्परेचर्स लिए मैंने 20 डिग्री सेल्सियस, देन 19 डिग्री सेल्सियस, देन 13 कुछ ज्यादा ही कम लिया क्या, 25 डिग्री सेल्सियस, देन 30 डिग्री सेल्सियस, देन 35 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कुछ टेम्परेचर्स का डेटा है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे ढूंढना है सपोज इसका, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ मैं अभी। हाँ, तुम्हारे क्लास में हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के मार्क्स कलेक्ट किए, तुम्हारे क्लास के 11th स्टैंडर्ड के मार्क्स जो है कलेक्ट किए हम लोगों ने। ठीक है, तो उनका एवरेज मार्क आया, मतलब पूरे क्लास का एक एवरेज नंबर मिला मुझे कि ऑन एन एवरेज मेरे ऑब्जर्वेशन से लोगों को इन जनरल एवरेज 75% मिल रहे हैं 11th में। एवरेज मार्क्स कितने हैं लोगों के? 75%। ठीक है, अभी मान के चलो रवि आया, रवि को मिले 80%, मैं क्या बोलूंगी? रवि को एवरेज से ज्यादा मिल गए। एवरेज से कितना ज्यादा? 5% ज्यादा। ओके, सपोज अपूर्वा आई, अपूर्वा डोंट माइंड, तेरे थोड़े से कम मार्क्स ले लियो मैं। ओके, सो अपूर्वा को मान के चलो मिल गए 74%, तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, इसका मतलब एवरेज से अपूर्वा को 1% कम मिला, है ना? मान के चलो अभी अब किसका, कार्तिक का नाम लेते हैं, कार्तिक आया, कार्तिक को मान के चलो मिले हैं 78%, तो कार्तिक, मैं क्या बोलूंगी? 75% मतलब 3 से ज्यादा है कार्तिक के मार्क, है ना? तो ये जो है ना, ये 5%, ये 1%, ये 3%, ये क्या हो गए? डेविएशन हो गए। इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ? यस। अभी मान के चलो श्रावणी आई, श्रावणी को मार्क्स मिले लेट से 73%, तो क्या बोलेंगे? ये क्या है? 2%। मतलब ये क्या हो गए? डेविएशंस हो गए, है ना? ये मैंने कुछ एवरेज मार्क्स फाइंड किए थे, एवरेज मार्क्स के हिसाब से मुझे क्या समझ में आ रहा है, कौन बिलो एवरेज है और कौन अबव एवरेज है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सब 5%, 1%, 3%, 2%, इसको क्या बोलेंगे? डेविएशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डेविएशन बोलेंगे। तो ये है हमारा एक्स बार, ये है हमारे एक्सआई के वैल्यूज, ये क्या है हमारे एक्सआई के वैल्यूज, और ये क्या है हमारा एक्स बार। ओके, समझ में आई बात? डेविएशंस मतलब क्या होता है? ओके, एवरेज मार्क से तुम्हारे मार्क्स कितना आसपास है, कितने दूर है, कितने पास है, वो हम लोगों को समझ में आता है डेविएशन से। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। अभी कुछ टेम्परेचर का डेटा दिया हुआ है, अब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। टेम्परेचर का डेटा दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है? अभी टेम्परेचर के डेटा से मैं पहले उसका एवरेज फाइंड आउट करूंगी, तो इसका एवरेज कितना आता है?
ओके लेट्स फॉर टाइम बिंग आई विल बी अच्छा ठीक है कैलसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी 20 10 30 हो गया 30 एंड ये 20 50 हो गया 50 एंड 30 80 हो गया 80 एंड 30 110 सो 110 एंड ऊपर के कितने 14 सो इट बिकम्स 124 सबका एडिशन कितना आया 124 20 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 30 अपॉन प्लस 35 भी है क्या ओ ओके ओके फिर से एक बार एडिशन कर लेती हूँ मैं 1 2 3 4 5 क्या क्या है देखो 20 एंड 10 30 30 एंड 20 50 80 110 एंड ये 14 ये हो गया 19 129 ठीक है तो कितना मिला हम लोगों को ये 129 अपॉन 5 तो x बार कितना मिला फिर 5 2 जा 5 5 जा 5 8 जा 25.8 मिला क्या मिला हम लोगों को x बार 25.8 डिग्री सेल्सियस ये क्या है एवरेज टेम्परेचर है ये क्या है एवरेज टेम्परेचर है अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगी अब मैं हर एक नंबर का डेविएशन फाइंड आउट करूंगी मतलब अभी मैं xi माइनस x बार फाइंड आउट करूंगी हर एक नंबर के लिए 20 माइनस 25.8 19 माइनस 25.8 25 माइनस 25.8 मैं अभी तक तुम लोगों को सिर्फ सिग्निफिकेंस सिखा रही हूँ ओके फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस सिखा रही हूँ जैसे कोवेरियंस का मैंने सिग्निफिकेंस सिखाया वैसे मैं ये सारे फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस सिखा रही हूँ अभी तक मैंने एक्चुअल चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है ओके ये हमारा हमेशा का स्ट्रेटेजी है हम एक्चुअल चैप्टर को थोड़ा सा लेट स्पेशली स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को तुम लोग सिर्फ सीखोगे नहीं तुम लोग समझोगे कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे ओके क्योंकि सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन वाइज तो स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है पार्ट 1 से लेकिन समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली सिर्फ नहीं तो समेशन लिया टेबल्स बनाए एक्स आई निकाला एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला स्क्वायर कर दिया ऐड कर दिया चलो भाई ये तो चलता ही जाएगा लेकिन कर क्या रहे एग्जैक्टली वो समझ में आना चाहिए ठीक है सो 25 माइनस 25.8 देन 30 माइनस 25.8 देन 35 माइनस 25.8 ये क्या निकाला मैंने ये क्या फाइंड आउट किया मैंने डेविएशंस फाइंड आउट किए हैं जैसे थोड़ी देर पहले मैंने देखा था ना 75 से रवि के मार्क्स कितने डेविएट हो रहे हैं 75% से अपूर्वा के मार्क्स कितने डेविएट हो रहे हैं 75% से श्रावणी के मार्क्स कितने डेविएट हो रहे हैं 75% से कार्तिक के मार्क्स कितने डेविएट हो रहे हैं ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था है ना तो वैसे ही मैंने 25.8 से ये कितना डेविएट हो रहा है 25.8 से ये कितना डेविएट हो रहा है 25.8 से ये कितना डेविएट हो रहा है वो सारे डेविएशंस मैंने निकाले हैं ओके वो सारे डेविएशंस मैंने फाइंड आउट किए तो अब क्या मिल गया फिर हमें ओके अच्छा कार्तिक नहीं है क्लास में ओहो चलो सारे डेविएशंस अब हम फाइंड आउट करेंगे 20 माइनस 20 माइनस 25.8 कितना आया ये माइनस 5.8 सीधी सी बात है ओके माइनस 5.8 देन ये कितना आया फिर यस सॉरी 19 माइनस 25.8 19 माइनस 25.8 ये कितना आया माइनस 6.8 25 माइनस 25.8 ये कितना आया माइनस 0.8 ये कितना आया 30 minus 25.8 it comes out to be 4.2 है ना 35 minus 25.8 ये कितना आया 9.2 आता है मेरे हिसाब से है ना 9.2 तो मैंने क्या फाइंड आउट किया मैंने ये सारे डेविएशंस फाइंड आउट किया मैंने सिर्फ क्या फाइंड आउट किया है डेविएशंस फाइंड आउट किए हैं अब देखो ये डेविएशंस का अगर मैंने एडिशन किया देखो जरा चेक करके एडिशन कितना आता है देखो जरा yes you can tell me addition कितना आता है summation of all these deviations कितना आता है बताओ जरा summation of all these deviations कितना आता है चेक करो check it on your side yes ऐड करके देखो ये सारे नंबर्स को कितना मिलता है देखो तुम लोग खुद बता पाओगे मुझे कितना मिलता है yes tell me 0 yes कितना मिलता है हमें 0 मिलता है कितना मिल रहा है हमें 0 मिल रहा है चेक इट आउट सब लोग चेक करो टेक 2 मिनट्स एंड चेक इट आउट कितना आता है सब तुम लोगों को सबको पता चलेगा कि ये सबका एडिशन कितना आता है 0 आता है ओके और ये जो केस है ना ये सभी नंबर्स के लिए पॉसिबल है हमेशा
कोई भी नंबर्स ले लो तुम लोग, कोई भी नंबर्स, उनकी डेविएशंस फाइंड आउट करो अबाउट मीन, कोई भी नंबर्स रैंडमली, कोई भी नंबर्स ले लो, 1000, 1000, 200, कुछ भी नंबर्स ले लो, उनका मीन फाइंड आउट करो और उनके डेविएशंस कैलकुलेट करो। तुम्हें हमेशा एडिशन कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, हमेशा। तो फिर क्या मतलब है डेविएशन फाइंड आउट करने का? हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है फिर डेविएशन, हमें सारे डेविएशंस कितने मिल रहे हैं? 0 मिल रहा है, एडिशन तो 0 मिल रहा है, तो भाई डेविएशन फाइंड आउट करने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो उन लोगों को क्या पता चला कि हम क्या करेंगे, अभी ये आंसर 0 ना आए। किस वजह से 0 आ रहा है ये आंसर? क्योंकि कुछ नंबर्स मेरे इसमें क्या है, नेगेटिव है। इन नेगेटिव नंबर्स की वजह से मेरा आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना? किस वजह से 0 आ रहा है? क्योंकि मेरे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स है जिनकी वजह से इनका इफेक्ट क्या हो रहा है, कंपेंसेट हो रहा है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस xi माइनस एक्स बार को स्क्वायर किया, xi माइनस एक्स बार को स्क्वायर किया, और फिर हम लोगों ने नया वैल्यू फाइंड आउट किया, जैसे कि 5.8 का स्क्वायर, 5.8 का स्क्वायर कितना मिलता, वो 33.64। ओके, फिर उसके बाद 68 का 6.8 का स्क्वायर, 6.8 का स्क्वायर कितना मिलता, वो 46.24। 0.8 का स्क्वायर 0.64। 4.2 का स्क्वायर, यस, 4.2 का स्क्वायर इट्स 17.64। उसके बाद 9.2 का स्क्वायर, 9.2 का स्क्वायर कितना मिलता, 84.64। अब ऐड करके देखो, अब 0 नहीं आएगा, अब 0 आएगा? नो, अब 0 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, मुझे अगर एवरेज डेविएशन फाइंड आउट करना है, एवरेज डेविएशन मतलब एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, सम अपॉन टोटल नंबर्स। तो मुझे अगर एवरेज डेविएशन फाइंड आउट करना है, अगर मुझे एवरेज डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो मैं सारे डेविएशंस का एडिशन करूंगी एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस। इसका मतलब सारे डेविएशंस का हम लोग एडिशन करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस, तो वो तो हमेशा 0 आएगा। तो मुझे एवरेज डेविएशन फाइंड आउट करने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा 0 ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पे मतलब बनता है ना भाई, यहाँ पे मतलब बनेगा xi माइनस एक्स बार अपॉन n, कितना आता है ये 246.16 अपॉन 5, है ना? तो यहाँ पे लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया, डेविएशन तो कैलकुलेट किया, लेकिन डेविएशन का स्क्वायर लिया है। एवरेज डेविएशन तो हमारा कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन एवरेज डेविएशन कैसे मिला हम लोगों को, स्क्वायर करके मिला, है ना? स्क्वायर करके मिला, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब है स्क्वेर्ड डेविएशंस, स्क्वेर्ड डेविएशंस। ओके, वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ी समझ में आया, वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ी समझ में आया? क्योंकि अगर मुझे डेविएशन सम ऑफ ऑल डेविएशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस करना है, मतलब मुझे एवरेज डेविएशंस फाइंड आउट करने हैं, तो हमेशा मेरा आंसर कितना आएगा, हमेशा मेरा आंसर 0 ही आएगा। तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है एवरेज डेविएशन फाइंड आउट करने का। तो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या मिला, इसके ऊपर सोल्यूशन ये मिला, हम लोगों ने क्या किया, इसको स्क्वायर किया सो दैट वो नेगेटिव साइन ही चला जाए, सो दैट नेगेटिव साइन ही चला जाए, है ना? नेगेटिव साइन चला गया तो फिर अब हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? तो इस कॉन्सेप्ट को, इस नंबर को उन्होंने नाम दिया वेरिएंस, इस नंबर को नाम दिया वेरिएंस, जिसको और एक वर्ड से बोला जाता है स्क्वेर्ड डेविएशंस, स्क्वेर्ड डेविएशन। ओके, तो मुझे तो स्क्वेर्ड डेविएशन नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए मेरे पास और एक कॉन्सेप्ट आया, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। That is what? Standard deviation. Standard deviation क्या किया फिर मैंने, इस वेरिएंस का क्या लिया मैंने, स्क्वायर रूट लिया, और इसी को तुम लोग बोलते हो सिग्मा एक्स।
इसी को तुम लोग बोलते हो सिग्मा एक्स। कितने लोगों को समझ में आया बताओ जरा मुझे। सिग्मा एक्स की जरूरत कितने लोगों को समझ में आई बताओ जरा मुझे। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। और यस, बाकी लोग भी बोलो। यस, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड पक्का। यस, समझ में आई बात। यस, गुड, वेरी गुड। ओके, सो अभी समझ में आया हम लोगों ने सिग्मा एक्स में क्यों जंप किया। यस, सिग्मा एक्स क्यों पिक्चर में आया, समझ में आया। ये स्क्वायर था, हम लोगों ने वो नेगेटिव साइन का इफेक्ट हटाने के लिए स्क्वायर किया। फिर ये जो मिला वो स्क्वायर डेविएशन मिला, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए इसलिए हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया और उसको नाम क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको नाम क्या दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आई बात। ओके, सो ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब देखो, तो सेम x के लिए सेम चीज y के लिए। ओके, अब इस फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। अब क्या मॉडिफिकेशन है, अब देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जरा ध्यान दो। स्टैटिस्टिक्स का पूरा पहले बेसिक समझना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग रिग्रेशन पे जंप कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पता ही नहीं रहता है लोगों को और रिग्रेशन सीखना रहता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो पहले स्टैटिस्टिक्स सीखना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। रॉ डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है, वो पहले मैं सिखाऊंगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने सीखा कोवेरियंस सीखा, उसके बाद हम लोगों ने सीखा स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन जनरली सबको पता होता है, मीन क्या होता है, मीन को हम लोग ना एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। कोई पर्टिकुलर डेटा सेट हमारे पास है ना, तो उस डेटा सेट का हम लोग मीन को रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं कि भाई वो जो मीन वैल्यू है ना, वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज वैल्यू, यस, वी कंसिडर इट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। जैसे कि तुम्हारे क्लास के एवरेज मार्क्स 75% है, इसका मतलब वो 75% से मुझे पता चलता है कि तुम्हारा क्लास दूसरे क्लास के कंपैरिजन में कितना होशियार है या फिर कितना अच्छा ग्रास्पिंग पावर है ना। तो ये मुझे पता चलता है। एवरेज रेनफॉल फॉर लास्ट 10 ईयर्स अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलता है कि उस एवरेज वैल्यू से हमें पता चलता है कि अभी इस साल में रेनफॉल बिलो एवरेज हुआ है या अबव एवरेज हुआ है। तो ये जो मीन है, ये जो एवरेज है, इट इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने सीख ली। अब देखो, अब आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, लुक एट दिस। अभी तक किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे तुरंत पूछ लो। अभी तक किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे तुरंत पूछ लो। हाँ, यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि ये दो दो फॉर्मूला क्यों है ना, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। ओके, ये डाउट हो सकता है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक डाउट हो सकता है। दो दो फॉर्मूला क्यों है, वो दो दो फॉर्मूला इस वजह से पिक्चर में आए हैं क्योंकि जैसे अपना इंटीग्रेशन साइन रहता है, डिफरेंशिएशन साइन रहता है, उनके कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस रहते हैं। वैसे ही ये समेशन साइन जो है ना, ये समेशन साइन के भी ऑपरेशंस रहते हैं, वो पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करता है, मतलब वो पर्टिकुलर वे से बिहेव करता है। तो इसलिए हम लोग उसके क्या बोलते हैं, उसका वो बिहेवियर है, उसके कुछ रूल्स है सॉल्विंग के, उतना डेप्थ तुम्हें नहीं है। समेशन साइन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो तुम्हें इतना डेप्थ में नहीं है, तो इसलिए तुम लोग बस याद रखो कि हमारे पास ये दो फॉर्मूला है। ओके, अदरवाइज तुम लोगों को फिर वो एक्स आई इंटू एक्स वाई आई, एक्स आई इंटू वाई बार, एक्स बार इंटू वाई आई, एक्स बार इंटू वाई बार, तो ये सारी चीजें करते बैठनी पड़ेगी जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो समेशन साइन के कुछ रूल्स है जहां से तुम लोगों को ये फॉर्मूला मिलता है। समेशन साइन के कुछ रूल्स है जहां से तुम लोगों को ये फॉर्मूला मिलता है। समेशन साइन के कुछ रूल्स है जहां से तुम लोगों को ये फॉर्मूला मिलता है। ओके, यस, दिस चैप्टर इज देयर इन फाउंडेशन, this chapter is there in foundation. okay, so ये रूल्स से तुम्हारे दूसरे ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला आए हैं। सिग्मा में सेकेंड फॉर्मूला में रूट नहीं होता क्या, अरे नहीं होता है ना भाई, होता है बढ़िया, होता है, यस। सो समेशन
के जो प्रॉपर्टीज है, समेशन साइन के जो प्रॉपर्टीज है, वहां से तुम लोगों को बाकी के फॉर्मूले मिल गए हैं। ठीक है, तो चलो फिर अभी अभी टाइप्स ऑफ डेटा सीखते हैं, क्या क्या कौन से टाइप के डेटा होता है। ध्यान दो, हाँ अच्छे से ध्यान दो, इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, वो पूरा का पूरा कोरिलेशन का चैप्टर भी 12th में इंक्लूड करना चाहिए था, उससे अच्छा टाइम सीरीज हटाना चाहिए था। टाइम सीरीज क्यों रखा है पता ही नहीं। तीन तरीके के डेटा होता है, एक होता है रॉ डेटा, सुना है ना कभी तो भी, सुना है ना ये चीज, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। ओके, तो रॉ डेटा क्या होता है देखो, रॉ डेटा मतलब सपोज मैंने इस तरीके से, अभी ऊपर मैंने जो एग्जांपल लिखा था 19, लेट्स से एग्जांपल्स ऑफ मार्क ही लेते हैं, मार्क्स लेते हैं हम लोग, मार्क्स का एग्जांपल लेते हैं, 30, 40, 35, 35, 45, 30, 30, 50, 40। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्क्स है, कितने स्टूडेंट्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक राउंड कर राउंड फिगर कर देते हैं, 40 नहीं 30 लेते हैं, 35 लेते हैं, चलो अच्छा ठीक है, 10 हो गए, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने जस्ट मार्क्स नोट डाउन कर लिए, वो क्या हो गया, रॉ डेटा, सिर्फ नोट डाउन कर लिए, वो क्या हो गया, रॉ डेटा। अभी मैंने 10 स्टूडेंट के मार्क्स को क्लासिफाई कर लिया, कैसे देखो, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, 30, 35, 40, 45, 50। 30 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है देखो, 1 2 3 4, ओके 4 हो गया उनका फ्रीक्वेंसी। 35 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 1 2, 2 हो गया फ्रीक्वेंसी। 40 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 2, 2 हो गया फ्रीक्वेंसी। 45 मार्क्स लाने वाले कितने, 1 एंड 1। यस, तो इसका मतलब अनग्रुप डेटा में हम लोग क्या करते हैं, अनग्रुप डेटा में हम लोग वो पर्टिकुलर मार्क्स की, वो पर्टिकुलर मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। 35 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले, मतलब ये थोड़ा सा सॉर्टेड हो गया ना, ये थोड़ा सा सॉर्टेड हो गया फॉर्मेट, ये थोड़ा सा जम्बल्ड है, हमें एवरी डे मार्क्स लिखने पड़ेंगे। 30 3 बार आया है तो हमें 30 3 बार लिखना पड़ेगा, 40 3 बार आया है तो हम लोगों को 40 3 बार लिखना पड़ेगा, 45 2 बार है तो 45 2 बार लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या सीन बनता है, यहाँ पे बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 30 4 टाइम्स आया है तो भाई 4 के सामने 30 के सामने 4 लिख दो, 35 2 बार आया है तो 35 के सामने 2 लिख दो, 40 2 बार आया है तो 40 के सामने 2 लिख दो, दैट्स इट, है ना। तो ये ज्यादा सॉर्टेड है, ठीक है। अभी मान के चलो मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, अराउंड लेट्स से 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो मेरे पास ये नंबर भी बढ़ता जाएगा, कुछ 20 मार्क्स वाले होंगे, कुछ 25 मार्क्स वाले होंगे, कुछ 19 मार्क्स वाले होंगे, कुछ 18 मार्क्स वाले होंगे, कुछ 38 मार्क्स वाले होंगे, कुछ 36, मतलब ऐसे कितने नंबर्स लिखेंगे हम लोग, है ना, हम लोग कितने नंबर्स लिखेंगे, कुछ तो लिमिट हो। मतलब अनग्रुप डेटा भी ऐसे केस में कन्वीनियंट नहीं होता, कब, जब हमारे पास 150 स्टूडेंट्स होंगे तब, है ना। हम लोग हर एक के मार्क्स एंड उसका फ्रीक्वेंसी से लिखते जाएंगे क्या, नहीं, फिर उसमें तो यहाँ पे तो चलो 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट को 30 35 40 45 50 इनमें से ही कुछ तो मार्क्स मिले, लेकिन ऐसे अलग अलग नंबर्स आए तो 32 मार्क्स, 33 मार्क्स, 46 मार्क्स, 42 मार्क्स, तो कितना बढ़ेगा ये अनग्रुप डेटा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग जंप करते हैं ग्रुप्ड डेटा की तरफ, हम लोग जंप करते हैं ग्रुप्ड डेटा की तरफ, और ग्रुप डेटा में हम लोग क्लासेस बनाते हैं, ग्रुप डेटा में हम लोग क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। अब क्लासेस कैसे बनेंगे कि भाई 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं,
10 to 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 to 30 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 to 40 में कितने स्टूडेंट्स हैं? एंड 40 to 50 में कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके तो क्लासेस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सो क्लासेस बनाने की वजह से क्या हो गया, क्लासेस बनाने की वजह से क्या हो गया, अभी सॉर्टेड हो गया ना सब कुछ। यस अभी सॉर्ट हो गया सब कुछ कि भाई 0 to 10 में इतने इतने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 में इतने इतने स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है 12 मार्क्स वाले कितने हैं, 22 मार्क्स वाले कितने हैं, 36 मार्क्स वाले कितने हैं, ये मुझे बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर यस फ्रीक्वेंसी 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, यस मान के चलो 2 है, 10 to 20 के बीच में मान के चलो 5 है, 20 to 30 के बीच में मान के चलो 15 है, 30 to 40 के बीच में मान के चलो 25 है, ओके। और कितना हो गया रे 20 25 40 और ये हो गए 40 to 45 के बीच में मान के चलो 3 है, ठीक है, और एल्स 8 है, ओके। तो ये क्या हो गया, अभी ये सॉर्टेड हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या है, रॉ डेटा कम से कम लोग है तो भाई रॉ डेटा बहुत सिंपल है, लेकिन अनग्रुप डेटा कब होगा, काम कब आएगा अनग्रुप डेटा, जब तुम्हारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ज्यादा मतलब एक लिमिट होता है, तुम लोग ग्रुपिंग कब कर सकते हो, जब तुम्हारे पास 100 स्टूडेंट्स होंगे तब तुम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, मतलब ये चीज तुम लोग तब नहीं कर सकते हो, है ना, ये चीज तुम लोग तब नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड दो चीजों में डिफरेंस समझो कब लगेगा, ओके। तो ये हो गया अपना अनग्रुप डेटा, रॉ डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा, ओके। ये जो वैल्यूज है इनको हम लोग बोलते हैं xi, इनको हम लोग बोलते हैं fi, ओके। इनको हम लोग बोलते हैं xi, इनको हम लोग बोलते हैं fi, इनको हम लोग बोलेंगे fi, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप के केस में हम लोग एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे अलग सा, जिसको नाम दिया जाता है xi, एंड xi जो है दैट इज योर मिड वैल्यूज, these are what your mid values, okay। तो मिड वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, यस देखो मिड वैल्यूज कैसे निकलती है, मिड वैल्यूज आएंगी 0 and 10, 0 plus 10 divided by 2 कितना आया 5, ये हो गया मिड वैल्यू, ओके। 10 plus 20 अपॉन 2 कितना आया 15, ये हो गया मिड वैल्यू। 20 plus 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 25, ये हो गया मिड वैल्यू। क्या समझ में आ रहा है, 10 10 से चेंज हो रही है ना, क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 10 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 10 का डिफरेंस होने के कारण अपने मिड वैल्यूज भी क्या हो रहे हैं 10 10 से चेंज हो रहे हैं, ओके। तो ये 25 है, ये 35 है, ये 45 है एंड सो ऑन, ओके। तो ये हो गए तुम्हारे अनग्रुप्ड, रॉ एंड ग्रुप डेटा। यस कुछ डाउट है इसमें, जल्दी बोलो, do you have any doubts in raw data, ungrouped data and grouped data? Yes कुछ doubts है किसी को, yes tell me fast, understood, जाऊं आगे, ओके। अभी हम लोग डेटा वाइज फॉर्मूला देखने वाले हैं। रॉ डेटा के फॉर्मूला अलग होते हैं, अनग्रुप्ड ग्रुप्ड के फॉर्मूला अलग होते हैं, क्योंकि पूरा लिखने का पैटर्न अलग है ना, तो फॉर्मूला भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो जाता है, मीन पहला फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला, मीन मतलब तुम्हारा x बार, मीन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो अगर रॉ डेटा है तो मीन का फॉर्मूला होगा समेशन xi अपॉन n। अगर अनग्रुप डेटा है तो मीन का फॉर्मूला होगा समेशन fi अपॉन n। n मतलब क्या होगा यहाँ पे समेशन fi, यहाँ पे n मतलब क्या होता है तुम्हारा समेशन fi, तो क्या हो जाएगा ये समेशन fi अपॉन समेशन fi, ओके। ग्रुप्ड डेटा मतलब क्या होता है, यस ग्रुप डेटा में फॉर्मूला क्या होता है समेशन fi xi अपॉन n, दैट इज
समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ओके, तो एक्स आई क्या होगा पर यहाँ पे एक्स आई मतलब क्या है तुम्हारे मिड वैल्यूज। यहाँ पे एक्स आई मतलब क्या है मिड वैल्यूज। ओके, तो अब से मैं एन नहीं लिखूंगी, अब से मैं समेशन एफ आई लिखूंगी, या फिर समेशन एफ आई नहीं लिखूंगी, एन लिखूंगी, तुम लोग समझ जाओ। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा समेशन एफ आई जो है ये क्या होता है तुम्हारा एन। एन इज नथिंग बट योर समेशन एफ आई। ठीक है, समझ में आई बात। मीन कैसे होता है, मीन के फॉर्मूले समझ में आ गए। यस, summation xi upon n, this is what for raw data. For ungrouped data it is summation fi xi upon summation fi. For group data summation fi xi upon summation fi. ओके, मैंने अभी तक चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है, मुझे गारंटी से पता है ये सब नहीं पता होगा तुम लोगों को, है ना। भूल गए ना, पता है पर भूल गए, सही बात है ना। यस, कोई लोगों को याद होगा लेकिन कोई लोग भूल गए होंगे पक्के से, है ना। तो एक बार रिकॉल करेंगे ये सब चीजें, देन वी विल मूव टू द चैप्टर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा मीन। ओके, अब चलते हैं आगे। इसके बाद ना मैं तुम लोग को लॉग वगैरह का सिखा दूंगी एंड देन वी विल मूव टू चैप्टर, पूरा प्रिपेयर्ड फिर, है ना। लॉग सीख लिया, फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, अब हम लोग प्रिपेयर्ड है चैप्टर को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो बीच में से मैं अगर ऐसे रोक के तुम लोग को सिखाऊंगी ना तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बीच में से अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगी कि अरे भाई ये ऐसा ऐसा मीन का फॉर्मूला होता है, तुम लोगों ने देखा नहीं कि कैसे क्या ये जो अपना मीन जो दिया हुआ है वो रॉ डेटा के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, ये सब ऐसे ऐसे सब तुम अगर जानना चाहोगे तो फिर बीच बीच में ऐसे पढ़ पढ़ के फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके, चल आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ते हैं। तेजस तुम थे लास्ट ईयर एकत्वम में ही, तेजस, ओके गुड। अपूर्वा तुझे 11th का कुछ भी याद नहीं है, अपूर्वा को 10th का याद है, अपूर्वा को 11th का याद नहीं है। ओके, उसको उसको बस इतना याद है कि मैंने ये सब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, है ना। 11th में क्या किया क्या नहीं किया कुछ पता नहीं। ओके, 11th को ऐसे ही लेते हो तुम लोग लाइटली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो 12th में आने के बाद पता चलता है कि अरे भाई 11th को लाइटली नहीं लेना चाहिए था। तो क्लासेस भी अटेंड नहीं करती थी अपूर्वा, ट्यूशंस तो अटेंड करनी चाहिए, हम एक्स्ट्रा पे करते हैं ट्यूशन के लिए, है ना। सही बात है ना, वही तो मैं बोल रही हूँ, वही तो मैं बोल रही हूँ। 11th में क्लासेस तो अटेंड करने चाहिए थे तुम। अच्छा, तू मैथ्स के लिए नहीं थी या फिर थी अटेंड नहीं कर रही थी, ऐसा कुछ था। अच्छा ओके, तू नहीं थी मैथ्स के लिए, मतलब सिर्फ अकाउंट्स के लिए थी। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, रिवाइज तो कर ही रहे हैं हम लोग एनीवेज। चलो ये हो गया मीन, अब चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ, या फिर पहले वेरिएंस। वेरिएंस, ओके, तो वेरिएंस का फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख लिया था, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, है ना। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ओके, अपॉन एन, और इसको समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया वेरिएंस फॉर व्हाट, फॉर रॉ डेटा। फॉर अनग्रुप डेटा क्या हो जाएगा देखो, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। एन क्या होता है यहाँ पे एन होता है समेशन एफ आई, डोंट फॉरगेट दिस। एन क्या होता है यहाँ पे समेशन एफ आई। लोग क्या गड़बड़ करते बताती हूँ मैं, लोग क्या गड़बड़ करते पता है, 1 2 3 4 5, चलो एन को लेते हैं 5, मस्त एकदम। नहीं, अनग्रुप डेटा में और ग्रुप डेटा में एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का एडिशन। क्यों कि 34 टाइम्स आया है, 35 2 टाइम्स आया है, 40 2 बार आया है, इसका मतलब अपना डेटा कितना हो गया, डेटा इज समेशन एफ आई, है ना।
तो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, दिस इज दी फॉर्मूला। और एक्स बार स्क्वायर हमें पता है, एक्स बार स्क्वायर की जगह पे तुम लोग क्या लिखोगे? यस, एक्स बार स्क्वायर की जगह पे तुम लोग क्या लिखोगे? समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? यस, क्योंकि ये एक्स बार स्क्वायर किसका है? अनग्रुप्ड का है, दैट इज वाई। ओके, तो अभी ग्रुप्ड में सेम होता है, ग्रुप डेटा के जो फॉर्मूले होते हैं ना वो एग्जैक्ट सेम होते हैं, बस एक्स आई के जगह पे क्या आएंगे? मिड वैल्यूज आएंगे, सिर्फ एक्स आई के जगह पे क्या आएंगे? मिड वैल्यूज। ओके, तो ग्रुप्ड डेटा के जो फॉर्मूला है दीज आर सेम एज अनग्रुप्ड, जस्ट replace xi by mid values, just replace xi by mid values. Okay, understood? So ये हो गया वेरिएंस। अब वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों फाइंड करते हैं हम लोग? यस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों फाइंड करते हैं हम लोग? क्योंकि हमें उसको उस स्क्वायर के इफेक्ट को हटाना था, हमें इस स्क्वायर के इफेक्ट को हटाना था, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको लिखा जाता है सिग्मा स्क्वायर से। ओके, और इसे लिखा जाता है सिग्मा से। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली होता क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली होता क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा फिर? यस, जो भी ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है ना उसको सिर्फ स्क्वायर रूट डालो, उसको सिर्फ क्या रखना है हम लोगों को? स्क्वायर रूट। ये सब चीजें समझ लोगे ना तो ही चैप्टर इजी जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पे काफी सारे टेबल्स दिखेंगे, टेबल्स बनाने पड़ेंगे, तो याद रखो अगर ये फॉर्मूला पता है तो ही तुम लोग चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज चैप्टर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? अभी अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। अगले क्लास में लॉग सीख लेंगे, ठीक है, अगले क्लास में लॉग सीख लेंगे। अंडर रूट ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। अभी वो बाद में तुम लोग पुट कर लेना वो एफ आई एक्स आई को, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है इतना। ओके, तो अभी नेक्स्ट यस अगला पार्ट यहाँ पे यस सेम एज अनग्रुप डेटा by replacing just replace xi by mid values. ओके, अब देखो अब हमें जो काम आने वाले है ना, हमें कौन काम आने वाले? देखो इस चैप्टर में हमें इस चैप्टर में काम आने वाला है तुम्हारा पहला कॉलम, तुम्हारा फर्स्ट कॉलम जो है वो हमें काम आने वाला है। ओके, ये चैप्टर हमें काम आने वाला है बहुत, ये कॉलम हमें काम आने वाला है बहुत ज्यादा। मैंने कोवेरियंस का फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोवेरियंस का फॉर्मूला एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। रॉ डेटा के लिए इट इज ओके, लेकिन तुम्हारे अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड के लिए इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड तुम लोगों को नहीं है वो, ठीक है, वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेलिंग दैट वन। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक सारे फॉर्मूले हम लोगों ने अभी रिवाइज कर लिए। ओके, सारे फॉर्मूले हम लोगों ने रिवाइज कर लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है।
अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, कहाँ पे जाना है? देखो, कोरिलेशन सीख लिया, सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लिए। अब रिग्रेशन में क्या है उसका बैकग्राउंड समझाती हूँ मैं। रिग्रेशन में क्या है उसका बैकग्राउंड समझाती हूँ मैं, क्या क्या है रिग्रेशन में। देखो, लुक एट दिस। कोरिलेशन एनालिसिस मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइप एंड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस मतलब हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस मतलब हम लोग इन शॉर्ट प्रिडिक्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है, प्रेडिक्शन होता है। किसका प्रेडिक्शन? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो पिछले कुछ सालों का कंपनी का मैंने नोट कर लिया प्रॉफिट, है ना, कंपनी का नोट कर लिया मैंने प्रॉफिट एंड नोट कर लिया मैंने सेल्स। कुछ कंपनी है किसी नाम की, तेजस के नाम की कंपनी है, और उसने सेल्स एंड प्रॉफिट्स नोट डाउन कर लिए। ठीक है, तो कौन डिपेंडेंट होगा, कौन इंडिपेंडेंट होगा? कौन किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट डिपेंड करता है सेल्स पे, है ना। प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है किस पे, सेल्स पे। तो ये क्या हो गया अपना डिपेंडेंट, क्या हो गया अपना इंडिपेंडेंट, है ना। कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है सेल्स पे, है ना। तो ये क्या हो गया डिपेंडेंट, ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट। तो अभी क्या करना है रिग्रेशन में, कुछ 10 साल के प्रॉफिट, कुछ 5 साल के प्रॉफिट्स हम लोगों ने नोट डाउन कर लिए, 19, 18, 17, 16 एंड 15। और तुम लोगों को पूछा गया कि भाई ये 5 साल का डेटा ले लो, 5 साल के डेटा को एनालाइज करो एंड मुझे बताओ 2020 में इतने इतने सेल्स हुए तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। क्या किया हम लोगों ने, यस 2019, 18, 17, 16, 15 5 साल के हम लोगों ने सेल्स कैलकुलेट की, सेल्स नोट डाउन कर लिए। मान के चलो यहाँ पे है 1 लाख, ओके। सेल्स हम लोग ले रहे हैं लैक्स में, सेल्स हम लोग ले रहे हैं लैक्स में, ओके। एंड प्रॉफिट भी ले रहे हैं लैक्स में, ठीक है। तो मान के चलो 2019 में 20 लाख के सेल्स हो गए और प्रॉफिट हो गया लेट्स से 8 लाख, ओके। 2018 में कुछ तो 15 लाख के सेल हो गए और प्रॉफिट हो गया मान के चलो लेट्स से 6 लाख। 2017 में सेल्स कुछ ज्यादा ही हो गए थे, ओके। मान के चलो 30 लाख के सेल हो गए, प्रॉफिट भी बढ़िया हो गया, 12 लाख का प्रॉफिट हो गया, ओके। यहाँ पे कुछ तो मान के चलो सेल्स हो गए लेट्स से 10 लाख के, प्रॉफिट हो गया 5 लाख का। 2015 में सेल्स हुए थे मान के चलो 12 लाख के और प्रॉफिट हो गया लेट्स से कितना लेंगे अभी, 8 नहीं 9 लेते हैं, नहीं कुछ ज्यादा ही लिया फिर 9, लेट्स टेक इट एट 6 लाख, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने पिछले 5 साल का वैल्यू लिया, पिछले 5 साल का वैल्यू लिया और वो पिछले 5 साल के वैल्यूज को एनालाइज करके मुझे क्या प्रेडिक्ट करना है कि बाबा 2020 में मेरा जो सेल्स है, मेरे जो सेल्स हुए हैं वो 25 लाख के हुए हैं। तो तू मुझे प्रॉफिट बता, तुम लोग मुझे प्रॉफिट बताओ कितना आ सकता है। तो ये क्या हो गया फिर, प्रेडिक्शन। Prediction on the basis of what? On the basis of previous data. On the basis of previous data, I am predicting the value of profit in which year? In 2020. मतलब current year में profit predict कर रहे हैं हम लोग। तो तुम्हारा जो regression analysis है, it is completely based on what? It is completely based on your prediction. ये तुम लोगों को पूरा सब कुछ prediction करके देगा। रेनफॉल, क्रॉप प्रोडक्शन, देखो पिछले 10 साल का रेनफॉल देखो, यस ये इतना इतना रेनफॉल है, इतना इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना इतना रेनफॉल हुआ गुजरात में, इतना इतना प्रोडक्शन हुआ व्हीट का उसमें,
इतना इतना रेनफॉल हुआ पंजाब में, इतना प्रोडक्शन हुआ अनाज का। तो ये क्या है? सिर्फ प्रेडिक्शन। हम लोग इस साल क्या करेंगे? इस साल अरे भाई पिछले साल में इतना इतना रेनफॉल हुआ था, तो उसके बेसिस पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस साल इतना प्रोडक्शन हो सकता है ना, हो सकता है। ओके, तो अभी देखो हमने प्रेडिक्शन किया है, हमने क्या किया है? प्रेडिक्शन किया है। प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है। मान के चलो सपोज 25 लाख सेल के लिए मैंने प्रेडिक्शन किया है कुछ तो 15 लाख प्रॉफिट का, और प्रॉफिट हुआ मान के चलो 17 लाख। 20 लाख के प्रोडक्शन के लिए मैंने प्रेडिक्शन 20 लाख के सेल्स के लिए मैंने, मुझे लगा कि प्रॉफिट कितना होगा? 15 लाख होगा। हुआ कितना? 17 लाख हुआ। कितना एरर आया? 2 का एरर आया। तो ये एरर जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू। रेसिड्यू या फिर एरर भी बोला जाता है, लेकिन ये डिफरेंस जो है, डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एरर या फिर रेसिड्यू। और रिग्रेशन क्या करता है? रिग्रेशन इसी एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। रिग्रेशन एनालिसिस क्या करता है? इसी एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और इस एरर मिनिमाइजेशन के लिए वो यूज करता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। सीखना नहीं है हम लोगों को ये मेथड क्या है, वो शायद तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में या फिर कहीं तो भी है मेरे हिसाब से, मैथ्स में ये तुम लोगों को डिटेल में नहीं सीखना है, लेकिन मैं जस्ट तुम लोगों को बता रही हूँ। रिग्रेशन एनालिसिस तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम लोगों को ये वर्ड कहीं पे तो पढ़ने को मिल जाएगा, तो मत पढ़ो टेक्स्ट बुक का थ्योरी। आई सजेस्ट यू मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो टेक्स्ट बुक का थ्योरी, डोंट रीड इट, पागल हो जाओगे। ओके, सो मैंने उसमें से काफी सारी चीजें, काफी सारे पॉइंट्स उठा के तुम्हें एक्सप्लेन किए हैं। वो अगर पढ़ने जाओगे तो मैंने जो सिखाया वो भी भूल जाओगे, एंड वो भी नहीं समझेगा। ओके, सो इट्स बेटर डोंट गो थ्रू द थ्योरी, विल जस्ट फोकस ऑन द एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो क्या समझाया मैंने? यस, क्या बताया मैंने अभी तक? रेडिएशन एनालिसिस क्यों यूज करते हैं हम लोग? प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो प्रेडिक्शन करते वक्त हम लोगों ने क्या किया? यस, हम लोगों ने सेल्स एंड प्रॉफिट्स का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो मैंने पिछले 5 साल के सेल्स एंड प्रॉफिट्स का डेटा लिया, और मुझे पूछा गया था कि 2020 में 25 लाख अगर सेल्स होते हैं तो फिर मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है? तो मैंने क्या प्रेडिक्ट किया? डिपेंडिंग ऑन दिस एनालिसिस आई प्रेडिक्टेड दैट आई मे गेट प्रॉफिट ऑफ 15 लाख, बट एक्चुअल में कितना मिला? 17 लाख का प्रॉफिट मिला। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरर या फिर रेसिड्यू। और रिग्रेशन एनालिसिस क्या कोशिश करता है कि ये जो एरर या फिर रेसिड्यू है ये मुझे कम करना है, एंड वो एरर मिनिमाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। गेटिंग टिल दिस पॉइंट? यस, किसी को कोई डाउट यहां तक? इज देयर एनी डाउट? रिग्रेशन एनालिसिस एग्जैक्टली है क्या? इज देयर एनी डाउट? यस, जाओ आगे, बढ़ो आगे। बैकग्राउंड सिखाना है मुझे आज सिर्फ। यस, जाना है आगे। समझ में आया यहां तक? किसी को कोई डाउट? आस्क मी। पक्का? पक्का? फिर आई मूव अहेड? ओके, चलो अब चलते हैं आगे। ठीक है, हाँ अभी यहाँ पे मैंने दो चीजों को, अच्छा 2020 के 25 कैसे आया है वो मैंने बोला, वो मैंने ऐसे रैंडमली बोला है कि 2020 में 25 लाख के मेरे सेल्स हुए हैं, तो भाई तुम प्रॉफिट प्रेडिक्ट करो, ये मैंने बोला है। ओके, ये तुम 30 लेना चाहते हो 30 ले लो, 35 लेना चाहते हो 35 ले लो। ओके, मैंने जस्ट रैंडमली बोला है कि 25 सपोज मेरे सेल्स हुए हैं तो प्रॉफिट कितना आ सकता है। ठीक है, नंबर्स की तरफ मत ध्यान दो, कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो। ठीक है, वो कैसे आया, क्या आया, वो कैलकुलेशन बाद में सीख लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी फिलहाल जस्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो। तो ये हो गया अपना रिग्रेशन एनालिसिस का बैकग्राउंड। अभी मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया था, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, दो चीजें मेंशन की थी, है ना, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो अभी ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट को कंसिडर करके हमारे पास दो तरीके के रिग्रेशंस होते हैं, दो तरीके के रिग्रेशंस होते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली रिग्रेशन क्या होता है ना, रिग्रेशन के केस में हम लोग प्लॉट करते हैं एक्स एंड वाई को, मतलब कोई भी वेरिएबल्स को, मे बी ये सेल्स प्रॉफिट सेल्स, ऐसे प्लॉट करते हैं रिग्रेशन
एनालिसिस में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रिग्रेशन लाइन इज ड्रॉन। ओके, तो रिग्रेशन लाइंस जो होती है वो दो तरीके की होती है। रिग्रेशन लाइंस जो होती है वो दो तरीके की होती है। रिग्रेशन लाइंस, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या किया जाता है, बेसिकली लाइन ड्रॉ की जाती है एंड फिर वो लाइन को एक्यूरेट बनाया जाता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में। ओके, तो दो तरीके की रिग्रेशन लाइंस होती है हमारे पास। पहली लाइन होती है एक्स ऑन वाई और दूसरी लाइन होती है y on x। ओके, फर्स्ट लाइन इज योर x on y एंड नेक्स्ट लाइन इज y on x। ओके, अब ये x on y एंड y on x क्या है, लुक एट दिस, देखो जरा। मैंने दो तरीके के वेरिएबल्स बताए, कौन से, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट मतलब जैसे कि यस प्रॉफिट, सॉरी सेल्स एंड प्रॉफिट, सेल्स चेंज हो गए प्रॉफिट चेंज होगा, मतलब प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ये है। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। जब भी हम इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे रखते हैं तो जो लाइन मिलती है, उस केस में जो लाइन मिलती है वो होती है वाई ऑन एक्स। जब हम इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एंड डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो वो कौन सी लाइन बनती है, वाई ऑन एक्स। ओके, वो कौन सी लाइन बनती है, वाई ऑन एक्स। जैसे कि मान के चलो इंडिपेंडेंट क्या है अपना यहाँ पे सेल्स और डिपेंडेंट क्या है यहाँ पे प्रॉफिट, तो मैंने सारे सेल्स को यहाँ पे प्लॉट किया, प्रॉफिट्स को यहाँ पे प्लॉट किया, मुझे कुछ इस तरीके से लाइन मिली। तो ये लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन कौन सी हो गई, यस वाई ऑन एक्स। एक 2 मिनट, अच्छा ठीक है, तो ये लाइन कौन सी हो गई, वाई ऑन एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्स ऑन वाई मतलब, यस एक्स ऑन वाई मतलब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट को प्लॉट किया जाता है एक्स एक्सिस पे एंड इंडिपेंडेंट को लिया जाता है वाई एक्सिस पे। तो वो कौन सी लाइन हो गई, एक्स ऑन वाई। जैसे कि देखो डिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट है अपने सेल्स और प्रॉफिट क्या है, इंडिपेंडेंट। इस केस में जो भी लाइन मिलेगी वो कौन सी होगी, एक्स ऑन वाई। इस केस में जो भी लाइन मिलेगी वो क्या होगी, एक्स ऑन वाई। ओके, सो जब कुछ नहीं, सिर्फ प्लॉट का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है, प्लॉट, प्लॉट अलग वे से हो रहा है, दैट्स इट। तुम लोग वाई ऑन एक्स के केस में सेल्स को ले रहे हो एक्स एक्सिस पे, प्रॉफिट को ले रहे हो वाई एक्सिस पे, प्रॉफिट को ले रहे हो वाई एक्सिस पे मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे ले रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे ले रहे हो, दैट इज योर वाई ऑन एक्स। एंड एक्स ऑन वाई के केस में तुम लोग डिपेंडेंट को ले रहे हो एक्स एक्सिस पे, इंडिपेंडेंट को ले रहे हो वाई एक्सिस पे, ये हो गया एक्स ऑन वाई। समझ में आई बात, ओके। तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था तुम लोगों को ऊपर, क्या एग्जांपल दिया था, देखो लुक एट दिस। मैंने बोला था कि सेल्स मान के चलो 25 है, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मैंने लेना चाहिए था प्रॉफिट, बताया क्यों नहीं, यहाँ पे मैंने लेना चाहिए था प्रॉफिट, है ना, और यहाँ पे मैंने लेना चाहिए था सेल्स। ठीक है, अब मान के चलो मेरे जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 25 सेल्स के लिए प्रॉफिट कितना हो सकता है, 25 सेल्स के लिए प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है, और 25 सेल्स के लिए प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है। तो मान के चलो मुझे जो वैल्यू मिला है वो कुछ तो यहाँ पे मिला है, एज पर माई प्रेडिक्शन, एज पर माई प्रेडिक्शन मुझे वैल्यू मिला है समथिंग दिस वन, लेट्स से कुछ मिला है 12, ओके, और जो मुझे एक्चुअल में नंबर मिल रहा है 15 बोला था ना मैंने, हाँ एक्चुअल में नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 17, एक्चुअल में नंबर मिल रहा है क्या 17। तो ये इतना क्या हो गया, एरर, ये क्या हो गया, एरर हो गया, है ना। यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रहा था 15 लेकिन एक्चुअल में कितना मिल रहा है 17, तो ये क्या हो गया फिर, ये हो गया एरर, है ना, ये क्या हो गया एरर। तो ये जो रिग्रेशन लाइन है ना, ये रिग्रेशन लाइन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो जाती है, उसको एक्यूरेट बनाया जाता है बाय मिनिमाइजिंग दीज एरर्स, ओके।
तो y ऑन x के केस में ये ऐसे वर्टिकल डिस्टेंसेस मिनिमाइज हो जाते हैं और x ऑन y के केस में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मिनिमाइज हो जाते हैं मतलब एरर्स मिनिमाइज हो जाती है। ओके तो इस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, इस केस में वर्टिकल डिस्टेंसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। ओके तो दिस इज योर x ऑन y एंड y ऑन x। ओके अब इक्वेशन रख रही मैं तुम्हारे सामने। यस समझ में आया यहां तक सब कुछ? बताओ यार जरा, समझ में आया यहां तक सब कुछ? यस जाओ आगे, चलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जाओ आगे। पक्का अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके अभी x ऑन y एंड y ऑन x दो तरीके की लाइंस तो है, लेकिन कब कौन सा फाइंड आउट करना है, कब कौन सा यूज करना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। y ऑन x कब यूज करना है, x ऑन y कब यूज करना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी तुम लोगों को x फाइंड करना रहता है और y दिया हुआ रहता है, तब हम लोग यूज करते हैं x ऑन y। ओके जब तुम लोगों को y फाइंड आउट करना रहता है और x दिया हुआ रहता है, then you use what, y on x। ओके सो जब तुम लोगों को y फाइंड आउट करना रहता है और x दिया हुआ रहता है, then we use what, y on x। whenever we need to find out x and y is given to you, then in that case we use x on y। ओके तो अब इसके फॉर्मूला है, लाइंस के सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लोगों को दिए हुए हैं। x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई and y is equal to a plus byx into x। ओके byx into x ये तुम्हारा इक्वेशन है। थोड़ा सा प्रॉपरली लिखते हैं सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। ये है तुम्हारे इक्वेशंस, ये हो गया x ऑन y, ये हो गया y ऑन x। ओके तो अभी ये फॉर्मूला जो है इसमें देखो, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है, लेट्स से मुझे फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एंड दिस पर्टिकुलर सेल इज गिवन टू मी। ओके तो इसको बोलते हैं द वेरिएबल टू बी प्रेडिक्टेड। ये जो a होता है ना, दैट इज फिक्स्ड वैल्यू, को बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू। और ये जो bxy होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, x ऑन y। ओके फिर से यहां पे भी ये फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम लोग, y फाइंड आउट कर रहे हैं ना, यस तो उसको हम लोग बोलते हैं द वेरिएबल टू बी प्रेडिक्टेड, the variable to be predicted। ओके इसको क्या बोलते हैं, अगेन इसको बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू। इसको बहुत सारे हाईफाई नाम तुम लोगों को देखने को मिलेंगे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। ओके तो उसकी कुछ जरूरत नहीं है, कोई उसे तुम लोगों को पूछेगा नहीं कि एग्जैक्टली क्या है, किसको ये, इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x। और ये जो है ये दिया हुआ रहता है, x का वैल्यू इज गिवन टू यू, है ना। ये y मतलब क्या है हमारे केस में, प्रॉफिट है, और x मतलब क्या है हमारे केस में, सेल्स है। ओके तो ये सब चीजें जो है वो दी रहेगी तुम लोगों को। x फाइंड आउट करना है, वेरिएबल टू बी प्रेडिक्टेड। ओके a इज कांस्टेंट, फिक्स्ड वैल्यू। ए को हाँ वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा मैं बताती हूँ, जस्ट वेट। ओके वो बताती हूँ मैं। और एक फॉर्मूला, हम लोग ये लाइन कभी यूज नहीं करते हैं, ये लाइन हम लोग कभी यूज नहीं करते, हम लोग दूसरा लाइन यूज करते हैं, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है यूज करने के लिए। ठीक है ये लाइन हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे, बट ये लाइन पता होनी चाहिए तुम लोगों को। ए क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब क्या है, देखो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो एक्स इज व्हाट, टू फाइंड, मैंने क्या बोला, एक्स फाइंड करो, वाई दिया रहेगा।
एक्स क्या क्या है, मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो ए फिक्स्ड वैल्यू मतलब क्या है, यस ये फिक्स्ड प्रॉफिट है जो हर जगह पे होगा। ए क्या है, फिक्स्ड प्रॉफिट। सपोज मान के चलो तुम ऑटो से जा रहे हो, ठीक है, और ऑटो वाले ने तुम लोगों को बोला कि तुम लोगों को पहले किलोमीटर मतलब एक कुछ तो मान के चलो 3 रुपए तो फिक्स देने ही पड़ेंगे, एंड उसके बाद प्लस किलोमीटर वाइज तुम लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। देखो 3 रुपए फिक्स तो देने ही पड़ेंगे तुम लोगों को, ओके, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 3 रुपए या फिर 5 रुपीज देने पड़ेंगे। एंड अगले जैसे जैसे तुम्हारे किलोमीटर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम लोगों को किलोमीटर वाइज पैसा पे करना पड़ेगा। मान के चलो लेट से 10 रुपए पर किलोमीटर। तो ये 5 रुपीज क्या हो गए, फिक्स हो गए ना। तुम चाहे 1 किलोमीटर जाओ, आधा किलोमीटर जाओ, तुम्हें ये 5 रुपए तो देने ही पड़ेंगे ना। यस, ऑटो ऑटो ड्राइवर ने तुम लोगों को बोला कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ये जो है मतलब 5 रुपए का जो वैल्यू है वो फिक्स तुम लोगों को देना ही पड़ेगा। 5 रुपए का वैल्यू, तुम मेरे रिक्शा में बैठे हो, तुम चाहे 2 मिनट की डिस्टेंस के लिए जाओ या फिर पहले स्टेप पे उतर जाओ, तुम्हें 5 रुपए तो देनी पड़ेंगे जैसे तुम लोग मेरे रिक्शा में बैठोगे। और अगला जो 10 रुपीज पर किलोमीटर वो तो किलोमीटर वाइज वेरी करेगा, लेकिन इतना तो देना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड वैल्यू हो गया। वैसे ही यहाँ पे ए जो है दैट इज फिक्स्ड वैल्यू। ओके, तो ये प्रॉफिट जो हमें फाइंड आउट करना है, ये ए जो है ये क्या है, प्रॉफिट का फिक्स्ड वैल्यू है। उसमें सब कुछ चीजें ऐड होते जाएंगी जैसे जैसे सेल्स चेंज होते जाएंगे, जैसे जैसे सेल्स चेंज होते जाएंगे वो ए में ऐड होते जाएंगे। ए क्या है, फिक्स्ड वैल्यू। समझ में आया ए का मीनिंग? यस, अंडरस्टूड ए का मीनिंग, गॉट इट? जिसका डाउट था ए के बारे में, यस, डाउट हो तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी। अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? ओके, यस, ये क्या है, ये y ऑन x एंड x ऑन y नहीं समझ रहा, मतलब कौन सा इंडिपेंडेंट और कौन सा डिपेंडेंट। ओके देखो, x ऑन y मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी अलग कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड सेल्स। ओके, प्रॉफिट सेल्स अगर चेंज होंगे तो प्रॉफिट चेंज होगा, करेक्ट। सेल्स अगर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर सेल्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल्स पे डिपेंड कर रहा है। प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रॉफिट हो गया डिपेंडेंट एंड सेल्स हो गया इंडिपेंडेंट। समझ में आई बात? प्रॉफिट हो गया डिपेंडेंट एंड सेल्स हो गया इंडिपेंडेंट। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट को लिया है या फिर डिपेंडेंट को लिया है एक्स एक्सिस पे एंड इंडिपेंडेंट को लिया है वाई एक्सिस पे। डिपेंडेंट को लिया है एक्स एक्सिस पे और इंडिपेंडेंट को लिया है वाई एक्सिस पे। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स ऑन वाई लाइन, ओके। एंड हम लोगों ने डिपेंडेंट को, कौन डिपेंड कर रहा है, प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो सेल्स इंडिपेंडेंट हो गया एंड प्रॉफिट डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट को मैंने लिया वाई एक्सिस पे, इंडिपेंडेंट को मैंने लिया एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो गया तुम्हारा वाई ऑन एक्स। अब समझ में आया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है? यस श्रावणी, गॉट इट? बोलो जल्दी जल्दी। इंडिपेंडेंट मतलब सेल्स, नहीं समझ में आया अभी भी? ओके ठीक है, देखो सीधी सी बात है यार। सी, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, प्रॉफिट सेल्स से कंफ्यूज मत होना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा एग्जांपल ले, टेम्परेचर एंड आइसक्रीम का ले। ओके, टेम्परेचर एंड आइसक्रीम का लेते हैं, चलो। टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ आइसक्रीम। ओके, टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ आइसक्रीम। चलो, टेम्परेचर चेंज होगा तो सेल्स ऑफ आइसक्रीम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो गया सेल्स ऑफ आइसक्रीम चेंज हो गए। कौन चेंज हो रहा है? यस, सेल्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो सेल्स की वजह से चेंज नहीं होता ना। टेम्परेचर सेल्स की वजह से चेंज होता है क्या? नहीं, सेल्स टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है। तो सेल्स डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट। ये क्या हो गया, डिपेंडेंट।
पे डिपेंड कर रहा है? सेल्स ऑफ आइसक्रीम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या हो गया? डिपेंडेंट, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है कि किसी पे? नो, इंडिपेंडेंट है ना। टेम्परेचर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। तो मैंने क्या बोला, अगर तुम यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y पे लेते हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे लेते हो तो वो होता है तुम्हारा y ऑन x। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब मैंने सेल्स ऑफ आइसक्रीम लिए y एक्सिस पे और टेम्परेचर लिया x एक्सिस पे, तो वो क्या हो गया? y ऑन x। ओके, एंड अगर मैंने यहाँ पे लाइन प्लॉट करते वक्त मैंने सेल्स ऑफ आइसक्रीम को लिया x एक्सिस पे और टेम्परेचर को लिया y एक्सिस पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं x ऑन y। आप समझी? आप समझी क्या? बोलो जरा, बोलो जरा, बोलो। आप समझिए क्या? या फिर प्लॉट करके बताऊं? प्लॉट करके बताऊं? प्लॉट करके बताते हैं। एक प्लॉट करके करते हैं एग्जांपल। देखो, टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर 20 डिग्री सेल्सियस, सेल्स हो रहे हैं 2 लाख के। सपोज इट इज 30 डिग्री सेल्सियस और एल्स 25 डिग्री सेल्सियस, सेल्स हो रहे हैं 3 लाख के। 30 डिग्री सेल्सियस सेल्स हो रहे हैं 5 लाख के। 35 डिग्री सेल्सियस सेल्स हो रहे हैं, मान के चलो, ठीक है थोड़ा सा प्रॉपर लिखते हैं, 4, 6, 8 एंड 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो अब हो रहे 10 लाख के। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया y on x के केस में, आई एम प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Okay, so temperature 20 degree Celsius, so I'll plot it here. 20 degree okay, 20 degree, 25 degree, 30 degree, 35 degree, then 40 degree। ठीक है, एंड ये क्या प्लॉट किया मैंने? टेम्परेचर प्लॉट किया। अब मैं क्या प्लॉट कर रही हूँ? सेल्स प्लॉट कर रही हूँ। देखो, व्हाट आई एम प्लॉटिंग नाउ, आई एम प्लॉटिंग सेल्स। ठीक है, सेल्स डिपेंडेंट। ओके, तो सेल्स कितने हो गए? 2, 4, 6, 8 एंड 10। ओके, सो 20,2 मतलब ये पॉइंट आया। 25,4 मतलब ये पॉइंट आया। 30,6 मतलब ये पॉइंट आया। 35,8 मतलब ये पॉइंट आया। 40,10 मतलब ये पॉइंट आया। और ये क्या मिला मुझे? y on x लाइन। ये क्या मिला हम लोगों को? y on x लाइन। समझ में आई बात? यस, अंडरस्टूड दिस? y on x लाइन, यस। अब यहाँ पे क्या होगा? x on y के केस में क्या होगा? डिपेंडेंट मतलब सेल्स x एक्सिस पे होंगे, है ना। डिपेंडेंट मतलब सेल्स x एक्सिस पे होंगे, मतलब ये 2, ये 4, 6, 8, 10। एंड इंडिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर कहाँ पे होंगे? सॉरी, सेल्स जो है वो x एक्सिस पे होंगे और टेम्परेचर जो है वो y एक्सिस पे होगा। ओके, तो क्या हो गया फिर? ये 20, 30, 30 है ना, 20, 25 है। ओके, 20, 25, 30। सी, एग्जाम में तुम लोगों को ये ड्रॉ नहीं करना है। एग्जाम में तुम लोगों को ड्रॉ नहीं करना है। ओके, सो कैसे प्लॉट होगा? 20,2 ये प्लॉट होगा। ओके, देन 25,4 ये प्लॉट होगा। 30,35 सॉरी 30,6 ये प्लॉट होगा। ओके, ये प्लॉट होगा, ठीक है, और ये प्लॉट होगा। तो ये हो गया तुम्हारा लाइन। लाइन में डिफरेंस आता है, लाइन के स्लोप्स में डिफरेंस आता है एक्चुअली। तो ये तुम लोगों को भले ही थोड़ी सी सेम दिख रही होंगी क्योंकि ये थोड़ा सा इवन वेरिएशन है, तो इसलिए तुम लोग को सेम दिख रही है। ओके, बट लाइंस में वेरिएशन आता है। ठीक है, लाइंस में वेरिएशन आता है। ठीक है, यस, वेरी गुड। यस, अगर x ऑन y है तो
डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस पे, एक्सॉन वाई है तो ये कौन सा था, ये वाई ऑन एक्स था। ओके ये कौन सा था, ये वाई ऑन एक्स था। ये क्या था, एक्सॉन वाई था। एक्सॉन वाई के केस में तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक्स एक्सिस पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वाई एक्सिस पे। एंड वाई ऑन एक्स के केस में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वाई पे, इंडिपेंडेंट होगा एक्स पे। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी बैकग्राउंड समझ लिया है आज सिर्फ रिग्रेशन का। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में जैसे मैंने तुम लोगों को बोला मैं तुम लोगों को लॉग के कैलकुलेशन सिखाऊंगी। लॉग के कैलकुलेशंस के लिए लॉग टेबल अगर तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल शेयर दी पिक्चर्स ऑफ दैट लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथमिक टेबल्स। ओके आई विल शेयर दैट पिक्चर। सो बी रेडी विथ योर लॉग बुक्स या फिर उसी का प्रिंट आउट ले लो। ओके वो भी बेटर रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉग कैलकुलेशंस सीखेंगे। ओके सो विल स्टॉप हियर। ठीक है, हाँ लॉग बुक लगेगा ना, लॉग बुक लगेगा।